So in the last class, we'll just revise what we did in the last class for initial 2-3 minutes till the time others are also joining. So in the last class, we found out, various moment of inertia of various rigid body. So सबसे पहले हम लोगों ने moment of inertia पढ़ा था एक uniform rod of length L. So moment of inertia of uniform rod of length L is equal to ml square by 12. Then moment of inertia of a rectangular plate So ये मान लो हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो ये पहले वाले का ये रॉड L लेंथ का था और एक एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर है उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था m मास था तो ml स्क्वायर बाय 12 था. अगर ये लेंथ L है और ये ब्रेथ B है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ब्रेथ B के अबाउट निकालना है तो ये mb स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लेंथ L के अबाउट मतलब लेंथ L के परपेंडिकुलर जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो ये ml स्क्वायर बाय 12. तीसरा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a circular ring of mass m and radius r is mr square. Moment of inertia of a circular disc was mr square by 2. Then we have moment of inertia of hollow cylinder is mr square. Moment of inertia of solid cylinder is mr square by 2. Moment of inertia of hollow sphere is 2 by 3 mr square. And moment of inertia of solid sphere is 2 by 5 mr square. So इन सब का हम लोगों ने बेसिक्स किया था पिछली क्लास में, है ना? याद है ना आप लोग को? यस सर. अब दो हम लोग को थ्योरम्स करने, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. पहला है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बताता है? हमारे पास अगर एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है, एक एक्सिस है लेट्स से ए बी, इसके अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट पता है. हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है दूसरे एक्सिस सी डी के अबाउट which is parallel to AB. Okay, so if we shift the axis by a distance d, then so moment of inertia about CD is equal to moment of inertia about AB plus मास इसका मान लो m है और इसको आपने d डिस्टेंस से शिफ्ट किया है तो md स्क्वायर मास इंटू जितने डिस्टेंस शिफ्ट किया.
So this will be moment of inertia about CD is moment of inertia AB plus of md square. ये होता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. जितने डिस्टेंस से शिफ्ट करते हैं m इंटू दैट डिस्टेंस का स्क्वायर हम लोग ऐड कर देते हैं ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से. दूसरा है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. सो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बताता है कि अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी के एक्स एक्सिस के अबाउट, ये जो एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेन बॉडीज, इट इज एप्लीकेबल only for plane bodies. तो ये हमारा x एक्सिस के अबाउट हो गया, ये y एक्सिस के अबाउट हो गया, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट. ठीक है. सो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया about z axis is equal to moment of inertia about x axis plus moment of inertia about y axis. So this is theorem of perpendicular axis. Clear है बच्चों? Yes, sir. कल जो है 2 PM to 5 PM एक मॉक टेस्ट है, बेसिकली मॉड्यूल टेस्ट. शुरू के 4 चैप्टर का है बेसिकली. यूनिट डायमेंशन और एरर एनालिसिस, और इसके अलावा सेकंड चैप्टर वेक्टर्स, थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन. मोशन इन अ प्लेन तक का टेस्ट है. एक और बैच चलता है मॉर्निंग हाफ में, बेसिकली 2 ईयर प्रोग्राम का नीट का. तो उसमें बच्चों के लिए वो टेस्ट बनाया. आप लोग भी उसको जाके दीजिएगा. अच्छा क्वेश्चंस का मतलब कलेक्शन है, तो अच्छा आपको प्रैक्टिस मिलेगा उससे. ठीक है Sir, physics या like तीनों? तीनों. Okay, sir. प्रॉपर जो नीट का पेपर होता है वैसा, लेकिन यही 4 चैप्टर के क्वेश्चंस. क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट अ डायमीटर. हमें डायमीटर के अबाउट निकालना है. तो डायमीटर के अबाउट मान लो एक डायमीटर ये CD हो गया, ये x डायरेक्शन है, ये जो AB है ये y डायरेक्शन है, और ये जो है ये z डायरेक्शन. अब हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया z डायरेक्शन में, मतलब हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ये हमें ऑलरेडी पता है. Iz का वैल्यू हम लोग को पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का mr स्क्वायर होता है. और अब हम लोगों को डायमीटर के अबाउट निकालना है. डायमीटर के अबाउट ये मानो अगर ये x है और ये y है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये देखो सिमिट्रिकल है x और y एक्सिस, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया about each diameter is same as the ring is symmetrical
तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट सेम है। और बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, so by theorem of perpendicular axis, Ix plus Iy is equal to Iz. Ix और Iy तो सेम ही है, तो ट्वाइस ऑफ Ix इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z हम लोग को दे रखा है mr², तो Ix विल बी इक्वल टू mr² डिवाइडेड बाय 2। So moment of inertia about x-axis is mr² by 2. Is it clear? This is also equal to moment of inertia about y. तो diameter के about moment of inertia mr² by 2 हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आपने? Yes, sir. सर जी सर आपने लाइक कल बताया कि 2 to 5 वो जो टेस्ट है सर, उसमें लाइक सिलेबस वही होगा जो हमारे मॉड्यूल 1 में आया था ना? नहीं, ये उससे भी कम है। ओके सर। ये बस मोशन इन प्लेन तक ही है, उसमें फ्रिक्शन तक दिया था ना मैंने, यस सर। उसमें बस मोशन इन प्लेन तक। ओके सर। So find the moment of inertia of a solid cylinder of mass m and radius r. एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, so moment of inertia of a solid cylinder of mass capital M, radius r, about a line parallel to the axis of cylinder and on the surface of the cylinder. देखो, इस एक तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को नोन है, I इज इक्वल टू सॉलिड सिलेंडर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² by 2 होगा। हमें निकालना है इसके एक्सिस के पैरेलल और इसके बॉडी के टेंजेंट, axis of cylinder parallel to axis of cylinder and on the surface of cylinder, surface of cylinder मतलब ये वाला हो गया। तो ये हम लोगों ने इसको पैरेलली कितना शिफ्ट कर दिया, r डिस्टेंस से शिफ्ट किया है। तो हम लोग को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस न्यू एक्सिस, मान लो ये ए बी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 जो एक्सिस प्लस ऑफ जितने डिस्टेंस शिफ्ट किए हमने, कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया, mr² से किया है, सो मतलब mr² by 2 plus of mr², so this is 3mr² upon 2, so moment of inertia about AB is 3mr² by 2। क्लियर है बच्चों?
लिख लिया बच्चों? यस सर। सर लिख लिया सर, एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं आप वापस? देखो हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर के सरफेस पे निकालना है। सरफेस पे सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? हम लोग को एक्सिस जो कि सेंटर से पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ने पिछली क्लास में डिराइव करके पढ़ लिया है कि mr²/2 होता है। दिस इज नोन। अब सरफेस पे मतलब इसके सरफेस पे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पैरेलल टू दिस एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहता है कि अगर हम लोग इसको x डिस्टेंस से शिफ्ट करेंगे एक्सिस को, तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा दैट विल बी द इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू जितने डिस्टेंस शिफ्ट किए हैं उसका स्क्वायर। तो r डिस्टेंस शिफ्ट किया है तो mr² ऐड कर लेंगे ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 था, उसमें mr² ऐड कर दोगे तो 3/2 mr²। ओके सर। उसी तरह ये जो स्फीयर है, स्फीयर के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। सो दिस इज 2/5 mr²। अब अगर हम लोग को इसके ये एक्सिस के अबाउट हम लोग को पता है I0, हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके टेंजेंट के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट, ठीक है, मान लीजिए I' है ये। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट इज इक्वल टू ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बाय इट इज shifted, it has been shifted. So I dash is I0 plus mr² और I dash is equal to 2/5 mr² plus mr²। So this is equal to 5 LCM ले लिया तो ये 7/5 mr² हो गया। क्लियर बच्चों? Is it clear? यस सर। लिख लिया सभी ने? एक सेकंड सर। लिख लिया सर। Radius of gyration रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि अगर हम एक हमारे पास एक कोई रिजिड बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है और हमें एक नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बेसिकली एक ऐसा एक रिंग हमें एज्यूम करना है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो। तो उस केस में जो रेडियस ऑफ दैट रिंग विल बी नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या हुआ इसका कि हमारे पास लेट से एक डिस्क है, so moment of inertia about the axis of the disk passing through the center, so moment of inertia I is equal to ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, जहां इसका मास m है और रेडियस r है। अब हम लोग इस पूरे डिस्क को एक एज्यूम करते हैं एक रिंग के बराबर, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेम मास का रिंग है और लेट से इसका अब जो रेडियस है k है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mk² होगा। तो हमने बोला हम लोगों को ऐसा रिंग डिफाइन करना है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर। सो दिस इज अ रिंग
एंड दिस इज अ डिस्क। तो हम लोग क्या करेंगे, mr²/2 और mk² सेम होना है ना, हमें उस डिस्क का रेडियस निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। तो m और m कैंसिल हो गया, सो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/√2। सो k क्या है, k is the radius of gyration here. So radius of gyration for a disk is r/√2. Okay, तो इसका मतलब हुआ radius of gyration of a disk about its axis of a disk of radius r about its axis is r/√2. Clear है? उसी तरह अगर हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन, मान लो हम लोग को रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर निकालना है। सो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर अगर हम लोग निकालेंगे तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 mr² होता है ना। और ये किसके बराबर, हम लोग को एक रिंग डिफाइन करना है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो, तो 2/3 mr² इज इक्वल टू mk² हो जाएगा। m और m कैंसिल हो गया, तो जो k का वैल्यू है दिस इज इक्वल टू √2/3r। तो ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर है? तो ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ हॉलो स्फीयर, ओके, अबाउट इट्स एक्सिस। क्लियर है बच्चों? सर लिख लीजिए इसको। लिख लिया बच्चों? यस सर। Now let's see this question. The question says the pulley shown in the figure has a moment of inertia I. तो यहाँ देखिए ये जो पुली है इसका moment of inertia I है, right? About its axis and its radius is r. इसका जो इस पुली का radius r है. Find the magnitude of the acceleration of the two blocks. Assume that the string is light and does not slip on the pulley. तो हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स निकालना है। मान लीजिए ये ब्लॉक कैपिटल M ग्रेटर देन M है, ये मास, ये एक्सेलरेशन A से नीचे जाएगा और ये एक्सेलरेशन A से ऊपर आएगा, राइट। और इसका जो डिस्क है, उस ये जो पुली है, पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में अल्फा होगा,
हमें पता है कि अल्फा जो होता है दिस इज इक्वल टू ए अपॉन आर होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन बाय आर। कोई भी स्लिपिंग नहीं है यहाँ पे, मतलब सारे का एक्सेलरेशन सेम है। और बेसिकली अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे जो टेंशन इसके ऊपर होगा टेंशन T1, और इसके ऊपर जो टेंशन होगा वो दोनों अलग अलग होगा। इसीलिए अलग अलग होगा क्योंकि ये पुली मासलेस नहीं है, पुली का कुछ मास है। तो बिकॉज पुली का मास है, क्योंकि ये दे रखा है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ मतलब उसका मास भी है। अगर मास है उस पुली का तो T1 और T2 अलग अलग होगा, वैल्यू अलग अलग होगा। अब हम लोग मोमेंट इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कैपिटल एम का। सो एक नीचे के तरफ फोर्स लग रहा है कैपिटल एम जी, टेंशन T1 ऊपर के तरफ लग रहा है, और इवेंचुअली ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन। छोटे वाले ब्लॉक का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए जिसका मास स्मॉल एम है, तो ये नीचे फोर्स लग रहा है, ऊपर फोर्स लग रहा है T2, नीचे फोर्स लग रहा है स्मॉल mg, और एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर ए एक्सेलरेशन से। तीसरा फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग इस पुली का बनाते हैं। पुली पे एक फोर्स लग रहा है टेंशन T1 की वजह से इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स लग रहा है टेंशन T2 इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, ये जो टेंशन T1 है ये T2 से बड़ा होगा क्योंकि ये इसको इधर रोटेट करा रहा है ना। तो अब अगर हम लोग इसका और इसका रेडियस r दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दे रखा है, अब हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं। जब इक्वेशन लिखेंगे जो पहले वाले फ्री बॉडी डायग्राम का, हमें पता है कि ये कैपिटल M जो है नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका वैल्यू फोर्स का ज्यादा है वेट का, mg माइनस T1 इज इक्वल टू टोटल मास m इंटू एक्सेलरेशन। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन है T2 माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए। और यहाँ पे जो इक्वेशन होगा, जो नेट टॉर्क, ये फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इस समेशन ऑफ फोर्सेस। नेट टॉर्क, टॉर्क T1 के वजह से कितना होगा, T1 इंटू आर, T1 इंटू आर, इसका क्या होगा सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, T2R का क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। T1R माइनस T2R इज इक्वल टू आई इंटू एंगल, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो आई अल्फा, अल्फा क्या होता है, ए बाय आर होता है, तो आई ए बाय आर हो गया। तो इससे आ जाएगा T1 माइनस T2, आर कॉमन, सो दिस इज आई ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन से अगर हम लोग T1 का वैल्यू निकालें, T1 इज इक्वल टू कैपिटल mg माइनस ऑफ ma, T2 इज इक्वल टू स्मॉल mg प्लस ऑफ ma, राइट। अब इन दोनों को थर्ड इक्वेशन में डाल दो, मतलब ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, और ये इक्वेशन 3 हो गया। फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 T1 का वैल्यू इसमें डालते हैं, मतलब कैपिटल mg माइनस ऑफ ma माइनस T2 स्मॉल mg प्लस स्मॉल ma इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग G वाले को एक तरफ ले जाते हैं और एक A वाले को एक तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी, और माइनस ma इसको राइट साइड लेके चले जाओगे तो प्लस हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए प्लस ऑफ आई ए अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को कॉमन लेके इस तरफ लेके चले जाओ, मतलब
m minus small mg into r square is equal to m plus small m into r square a प्लस ऑफ आई है, ठीक है। सो अब ये जो ए का वैल्यू होगा एक्सेलरेशन ए, इसमें से ए कॉमन ले लेंगे, दोनों में से ए को कॉमन ले लेंगे तो ए इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर प्लस ऑफ आई। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लीजिए फटाफट। लिख लिया बच्चों? यस सर। Now, in this question, two small kids weighing 10 kg and 15 kg respectively are trying to balance a seesaw. तो हमारे पास एक सीसॉ है और ठीक है, ऑफ टोटल लेंथ 5 मीटर विद द फल्क्रम एट द सेंटर, मतलब फल्क्रम मतलब जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, दैट इज एट द सेंटर. If one of the kid is sitting at one end, where should the other sit? तो मान लो एक किड यहाँ पे है, दूसरा कहीं यहाँ पे है, राइट? तो जो एंड पे होगा वो जिसका वेट कम है उसको ज्यादा दूर बैठना पड़ेगा, जिससे कि जो रोटेशनल टॉर्क है मैक्सिमाइज हो सके. जितना दूर बैठेगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा. टॉर्क F इंटू आर होता है, राइट? सो टॉर्क बिकॉज F इंटू आर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम तो यही हो सकता है जो इसके सेंटर से यहाँ तक होगा, तो उसको फोर्स ही अपना बढ़ाना पड़ेगा. सो if one of the kid is sitting at an end, where should the other sit? तो जिसका जिसका वेट कम वो एकदम कॉर्नर में बैठेगा जिससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा सके और इसकी वजह से टॉर्क इन मैक्सिमम हो सके. सो इसकी वजह से टॉर्क मान लो तो ये 10 kg है, तो हमारा जो फोर्स लगेगा 10g नीचे लगेगा. दूसरा 15 kg वाला जो है उसका 15g यहाँ पे लगेगा,
लेट्स से ये डिस्टेंस x है, ठीक है. So if one of the kid is sitting at an end, where should the other sit? तो इस और इसका जो डिस्टेंस है 5 मीटर का लेंथ था, उसको हाफ कर दिया तो 2.5 मीटर हो गया. अब देखो ये जो 10 जी है, ये इसको किधर रोटेट कराएगा? ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, और ये 15 जी वाला जो है इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा. सो अब कह रहा है कि बैलेंस सीसॉ मतलब रेक्टेंगुलर, सॉरी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा. सो व्हेन द सीसॉ इज बैलेंस्ड, so when the seesaw is balanced, the body is in rotational equilibrium. So net torque in clockwise direction is equal to net torque in anti-clockwise direction. So जो clockwise direction में torque है, that is 15g into x. Anti-clockwise में जो है 10g into 2.5. g और g cancel हो गया, 5 2s and 5 3s. So x is equal to 2.5 into 2, 5 हो गया, 5/3. So this is 1.67 meter. क्लियर है बच्चों? लिख लिया बच्चों? लिख लिया आप लोगों ने?
लिख लिया बच्चों? यस सर। Now, a uniform ladder of mass 10 kg leans against a smooth vertical wall, making an angle of 53 degrees with it. The other end rests on a rough horizontal floor. Find the normal forces and the frictional force that the floor exerts on the ladder. ठीक है? So देखिए, यूनिफॉर्म लैडर है ना, इसका मास 10 kg दे रखा है, लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, तो ये स्मूथ वर्टिकल वॉल के अबाउट लीन कर रहा है. दिस इज द लैडर. Now making an angle 53 degree with it, तो ये वर्टिकल वॉल से जो एंगल बना रहा है, दिस इज इक्वल टू 53 डिग्री. द अदर एंड रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, है ना. फाइंड द नॉर्मल फोर्सेस. तो देखो ये स्मूथ वॉल है, वॉल जो है स्मूथ है, तो यहाँ पे देयर विल बी नो फ्रिक्शन ऑन वॉल. सो देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन वॉल. एंड द अदर एंड रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा. अब इसका टेंडेंसी देखो, ये इसका टेंडेंसी नीचे आने का होगा यहाँ पे, और इसका टेंडेंसी इधर जाने का होगा. बिकॉज इसका मूवमेंट इधर है, तो हमेशा फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ द मोशन, द मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन. सो बॉडी टेंड किधर कर रहा है ये मूव करने का, लेफ्ट साइड में, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट साइड में. तो ये फ्रिक्शन एफ राइट साइड में लग गया. दो नॉर्मल रिएक्शन है, ग्राउंड जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है N2 ऊपर की तरफ, और वॉल जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है N1 लेफ्ट साइड की तरफ. उसके अलावा इस लैडर का अपना वेट है, जो कि सेंटर ऑफ मास से इधर W नीचे लगेगा. ठीक है ना. हमें निकालना है, ये वैल्यूज निकालना है. फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द लैडर, मतलब N2 और F का वैल्यू निकालना है. तो अब अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी वैसे ही देखा था कि पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखते हैं और फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखते हैं. सो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड नेट वर्टिकल फोर्स विल बी इक्वल टू 0, है ना. क्लियर है. So for translational equilibrium, summation of all the forces in x direction is 0. So that means N1 is equal to F. जो लेफ्ट साइड में जो फोर्स लग रहा है और राइट साइड में जो फोर्स लग रहा है वो बराबर है ना. उसके अलावा ये जो N2 है, N2 is equal to weight W. Second equation. For rotational equilibrium, रोटेशनल इक्विलिब्रियम किस पॉइंट के अबाउट लिखते हैं, अबाउट बी. बी पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिखते हैं. सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट बी, वी हैव, सो देखो, टॉर्क ऑफ द फोर्स N2 एंड F अबाउट B विल बी 0, क्योंकि ये पॉइंट B से ही पास कर रहा है. सो टॉर्क ऑफ N2 एंड F, torque of N2 and F about B will be equal to 0, since both these forces passes through this point. ठीक है. Now for rotational equilibrium about B, we have, अब देखो
ये जो W वेट है, देखो N2 और F के वजह से तो जीरो हो गया, N2 और F के वजह से टॉर्क जीरो हो गया B पॉइंट। ये जो वेट W है ये इसको किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और ये जो N1 है ये इसको किधर रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इक्वेट कर देंगे। तो N1 बिकॉज उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, N1 इंटू OA करोगे, देखो इसका N1 का फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा B है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होगा, AO के बराबर हो जाएगा। तो दैट मीन्स फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम N1 इंटू OA इज इक्वल टू, ये जो N2 फोर्स है, ये N2 फोर्स इसको इस तरफ घुमा रहा है, तो N2 इंटू ये जो डिस्टेंस है OB कर देंगे, N1 इंटू OA, right? So N1 into OA is equal to N2 into OB. Sorry, N1 into OA is equal to W into this distance BC. So this is W into BC. अब ये देखो, ये जो पूरा OA है, इस यहाँ पे डायग्राम में समझ लो, ये पूरा डिस्टेंस AB है, लेट्स से ये एंगल 53 डिग्री है, तो ये 37 डिग्री होगा। सो दिस एंगल इज इक्वल टू 37 डिग्री। OA जो होगा, दिस विल बी AB cos 53 डिग्री। सो N1 इंटू AB इंटू cos 53 डिग्री इज इक्वल टू W इंटू BC। अब ये जो BC है, दिस इज इक्वल टू, ये AB बाई 2 है, ये वाला डिस्टेंस AB बाई 2 इंटू cos 37 डिग्री, W इंटू AB बाई 2 इंटू cos 37 डिग्री। अब वैल्यूज पुट करते हैं, AB और AB कैंसिल हो गया, N1 इंटू cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री है 3/5, N1 इंटू 3/5 इज इक्वल टू वेट W इंटू W बाई 2 इंटू cos 37, cos 37 4/5, 5 और 5 कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स। सो इससे हमारा आ जाएगा N1 is equal to N1 is equal to 2/3 W, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो पहले तो हम लोग N2 निकालते हैं। N2 यहाँ पे W के बराबर है, वेट W इज इक्वल टू 10G, इसका मास 10 kg है, तो ये 10G के बराबर हो जाएगा। तो N2 इज इक्वल टू 10G, 10 इंटू 9.8, दैट इज 98 न्यूटन हो गया N2 का वैल्यू। N2 का वैल्यू 98 न्यूटन हो गया। N1 इज इक्वल टू 2/3 W है, सो दिस इज 2/3 इंटू 98, 196/3, which is equal to 5.3, sorry, 196/3, 65.33। सो N1 और N2 हम लोग को निकालना था, फाइंड द नॉर्मल फोर्स इन द फ्रिक्शनल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स हमने निकाल लिया है ना, और N2 तो निकाल लिया, और फ्रिक्शन फोर्स क्या है, N1 के बराबर ही है। तो F इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू दिस। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया सबको? यस सर। लिख भी लिया? यस सर। सभी ने लिख लिया? Now
The ladder shown in the figure has negligible mass and rests on a frictionless floor. तो एक लैडर है, जनरली पेंटिंग वेंटिंग के लिए जो लोग आते हैं उस तरह का लैडर लेके आते हैं, और ये लैडर के जो दोनों ये लेग्स हैं ये एक स्ट्रिंग से ऐसे बंधा हुआ रहता है, ठीक है ना. So the ladder shown in this figure has negligible mass and rests on a frictionless floor. ठीक है, तो इसका मास नेग्लिजिबल है और ये रेस्ट करता है फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है फ्लोर में. मतलब इस लैडर का अपना मास कुछ नहीं है. द क्रॉस बार कनेक्ट्स द टू लेग्स ऑफ अ लैडर एट द मिडिल. ठीक है, मिडिल में इसको ये कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली ये जो हाइट है इसका 1 मीटर है, टोटल हाइट जो इसका देखोगे वो 2 मीटर है. द एंगल बिटवीन द टू लेग्स इज 60 डिग्री. इन दोनों लेग्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो ये जो हाफ एंगल है ये कितना होगा, 30 होगा, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा. द फैट पर्सन सिटिंग ऑन द लैडर, ये जो फैट पर्सन है सिटिंग ऑन द लैडर, उसका जो वेट है, मास जो है, इज 80 kg. तो मास ऑफ दिस पर्सन इज 80 kg. सो इस पे जो वेट लग रहा है वो mg नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज 80g. ठीक है. फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन ईच लेग एंड द टेंशन इन द क्रॉस बार. तो कॉन्टैक्ट फोर्स तो सिंपली हम ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से कर लेते हैं. So now because of the translational equilibrium, the total force in vertical direction is balanced. So that means N plus N is equal to W. So that means 2N is equal to the weight और N is equal to W upon 2. Weight कितना है यहाँ पे, 80 into 9.8 divided by 2. So this is equal to 392 Newton हो गया. So normal reaction 392 Newton हो गया. अब आपको कह रहा है find the contact force exerted and the tension. अब देखो ये जो टेंशन है, मान लो इस टेंशन की बात करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस है, टी टी आपस में बैलेंस है, बस वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग को सॉल्व करना था और उससे हम लोगों ने निकाल लिया. अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये इसको जो है इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क निकालते हैं तो ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, और ये जो स्ट्रिंग बंधा हुआ है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है. ठीक है. सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम net torque about, ये पॉइंट मान लेते हैं A. So net torque about A in anti-clockwise direction is equal to net torque about A in clockwise direction. ठीक है. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क देखोगे ये टी के वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और इसका जो ये जो डिस्टेंस है इससे,
जो t का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो t इंटू 1 इज इक्वल टू ये जो n नॉर्मल रिएक्शन है n इंटू ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस जो निकालेंगे हमें ये पता है कि ये टोटल 2 मीटर है, राइट। तो ये डिस्टेंस निकालना होगा, मान लो ये पॉइंट, ये लेंथ ले लो b, ये पॉइंट b ले लो, सो दिस इज n इंटू ए बी इज इक्वल टू, अब देखो ये ए बी डिवाइडेड बाई 2 परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। सो ए बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री 1/√3 है, ये 2 ऊपर चला गया तो 2/√3 हो जाएगा ए बी। सो n इंटू ए बी इज t इंटू 1, सो t इंटू 1 इज इक्वल टू n का वैल्यू है 392, ए बी का वैल्यू 2/√3, so tan t is equal to 392 into 2 divided by √3, 452.64 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? यस सर। क्लियर? यस सर। Now the next one, two small balls A and B, each of mass m are attached rigidly to the ends of a light rod of length d. तो दो छोटे छोटे स्मॉल बॉल्स हैं, इन दोनों का मास m है, राइट, आर अटैच्ड रिजिडली टू द एंड्स ऑफ ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ d। तो ये जो हाफ डिस्टेंस होगा ये भी d/2 हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ये भी d/2 हो गया, राइट। और ये इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर, ठीक है। So two small balls A and B, each of mass m, are attached rigidly to the ends of a light rod of length d. Light rod मतलब उस रॉड का खुद का मास कुछ नहीं, लेंथ d है। The structure rotates about the perpendicular bisector of the rod at an angular speed omega. Calculate the angular momentum of the individual balls. So angular momentum of a particle, so angular momentum of a small ball is equal to mvr होता है, राइट, एंगुलर मोमेंटम। सो मास m है, v क्या हो जाएगा, ओमेगा बाय आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाता है इंटू आर, सो m ओमेगा आर स्क्वायर, m ओमेगा आर कितना है, d/2 का होल स्क्वायर, m ओमेगा d²/4 हो गया, ठीक है। नाउ small ball at A. Calculate the angular momentum of the individual balls. Of the angular momentum of ball B भी सेम ही होगा, angular momentum of small ball B is equal to m ओमेगा d²/4 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल बॉल एंड ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस। So angular momentum of system
अब पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम ऐड कर देंगे m ओमेगा डी स्क्वायर बाय 4, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन सेम है दोनों मास का, तो ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। m ओमेगा डी स्क्वायर बाय 4, दोनों को ऐड करेंगे तो m ओमेगा डी स्क्वायर बाय 2, ये हमारा नेट एंगुलर मोमेंटम निकल जाता है। लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two particles of mass m each are attached to a light rod of length d, one at its center and other at free end. तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, टू पार्टिकल्स ऑफ मास m each, इसका भी मास m, इसका भी मास m, है ना, टू अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ d, ये डिस्टेंस हो जाएगा d बाई 2, और इसका b का जो डिस्टेंस है o से वो हो जाएगा d, ठीक है ना। द रॉड इज फिक्स्ड एट द अदर एंड, तो यहाँ पे O पे फिक्स्ड है एंड दिस इज रोटेटेड एंड इज रोटेटेड इन अ प्लेन एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट द एंड विथ रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल एट द सेंटर। तो पहले तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ओ ए, विच इज इक्वल टू ओमेगा डी बाई 2। velocity at B is equal to omega into OB, which is omega into D. Velocity of B with respect to A is equal to velocity of B minus velocity of A, omega D minus omega D by 2, which is equal to omega D by 2. So ये हमारा velocity of B with respect to A निकल गया। हमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट द एंड विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल एट द सेंटर निकालना है, मतलब हमें एंगुलर मोमेंटम L ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू मास इंटू VBA इंटू R, ठीक है। सो R ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A हम लोग को निकालना है। R ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A मतलब B और A के बीच में कितना डिस्टेंस है, D बाई 2 है, तो मास m, वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A इज ओमेगा D बाई 2, डिस्टेंस ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू D बाई 2। तो इन सबको कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा m ओमेगा D स्क्वायर बाय 4। क्लियर हो गया? क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया आप लोगों ने?
यस सर। ठीक है, चलो तो विल स्टॉप हियर, है ना। एंड इसके आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे कल, ठीक है। ओके सर। ओके, चलिए, बाय एंड टेक केयर एवरीवन। लिख लिया ना? यस सर। बाय सर, थैंक यू।